चलिए इसी क्रम में हम लोग कुछ मुख्य विक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के आईपीएसी नाम के कुछ नियम जान लेते हैं। अब जैसा कि RCOOH, अगर इस तरह से किसी यौगिक का सूत्र लिखा होगा, मतलब जिन यौगिकों में COOH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होगा, उन्हें हम आईपीएसी की सामान्य भाषा में बोलेंगे एल्केनोइक एसिड। मतलब जितने भी कार्बन होंगे इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के कार्बन को लेते हुए जितने कार्बन होंगे कुल, उससे संबंधित एल्केन, जैसे एक ही कार्बन होगा तो मेथेन, 2 कार्बन होगा तो एथेन, जो भी जितने कार्बन होंगे उससे संबंधित एल्केन, बाद का ई हटा करके उसमें ओइक एसिड सफिक्स जोड़ देंगे, ओइक एसिड प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे सपोज करिए एक यौगिक का सूत्र लिखा आपके सामने HCOOH, HCOOH। अब इसका आईपीसी नाम क्या होना चाहिए? तो अब इसमें कार्बोक्सिल समूह है तो मतलब बाद में ओइक एसिड जुड़ेगा। इनको सामान्य वे में हम एल्केनोइक एसिड बोलते हैं। एक कार्बन का मतलब मेथेन और आगे लग जाएगा ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। साधारण भाषा में इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। लाल चींटियों से इसको प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल रखा गया। डंक मारने वाले जितने भी कीट होते हैं, हमारी त्वचा में जब वो काटते हैं तो कभी कभी खुजली होने लगती है, तो यही फार्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देते हैं असल में, इसी वजह से खुजली और बेचैनी महसूस होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक यौगिक का सूत्र सपोज करिए CH3COOH लिखा है, इसका आपको नाम बताना है। तो COOH समूह मतलब यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक है। तो इसका नाम, पहले कार्बन देखिए कितने कार्बन है, कुल 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब एथेन, बाद का ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा इसका एथेनोइक एसिड। इसको ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वास्तव में वही सिरका जो हम लोग घर में खाते हैं वही है, एस्टिक एसिड कहा जाता है इसको सामान्य भाषा में। आईपीएसी नाम है इसका एथेनोइक एसिड। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज करिए एक यौगिक का सूत्र COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऐसा लिखा है, सामान्य नाम इसका ऑक्जेलिक अम्ल है। आईपीएसी नाम इसका क्या होना चाहिए? अब इसमें क्योंकि कार्बोक्सिल समूह 2 बार है, ओइक एसिड 2 बार है, तो डाई ओइक एसिड, 2 के लिए डाई हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। तो डाई ओइक एसिड 2 कार्बन का मतलब एथेन, तो एथेन 1 और 2 चाहे नंबरिंग किधर से कर लें, 1 2 डाई ओइक एसिड, यह इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में अगर हम देखें RCOOR इस तरह के सूत्र वाले यौगिक, तो इनको जनरली एस्टर कहा जाता है। अब इसी भाषा में इनका नाम एल्किल और एल्केनोएट, इस वाले समूह में जितने कार्बन होंगे उसको तो एल्किल बोल देंगे। 1 कार्बन रहेगा तो मेथिल, 2 कार्बन रहेगा तो एथिल, 3 कार्बन रहेगा प्रोपिल, आदि आदि आदि। इस कार्बन के अलावा शेष इस कार्बन को लेते हुए जितने कार्बन रहेंगे उससे संबंधित एल्केन और बाद का वही ई हटा करके उसमें प्रत्यय जोड़ देंगे OH, तो नाम तैयार हो जाएगा। जैसे सपोज करिए CH3COOCH3 ऐसा लिखा है किसी यौगिक का सूत्र, तो इसका नाम क्या होगा? अब यहां पर इसको पहले बोलेंगे हम लोग, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। बाकी कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब एथेन और बाद में उसके जोड़ देंगे OH, तो मेथिल एथेनोएट। इसी तरह से CH3COOCH5 ये है, तो इसको पहले बोल देंगे एथिल, बाकी कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो एथेनोएट। इसको अगर हम देखें CH3CH2COOCH5, तो यहां भी एथिल और बाकी 3 कार्बन बचे हैं, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन और आगे लग जाएगा OH, तो एथिल प्रोपेनोएट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी क्रम में हम लोग इस तरह के सूत्र वाले यौगिकों को अगर देखें RCOX, X जहां X का मतलब है हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि कुछ भी।
तो इस तरह के COX समूह को एक्चुअली एसिड हैलाइड समूह कहा जाता है। आईपीएसी भाषा में इनको हम लोग जनरली बोलते हैं जितने भी कार्बन होंगे उससे संबंधित एल्केन, बाद में लग जाएगा ऑयल हैलाइड, तो एल्केन ऑयल हैलाइड, मतलब इसमें प्रत्यय लगेगा ऑयल हैलाइड। अगर यहां क्लोरीन रहेगा तो ऑयल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन रहेगा तो ऑयल ब्रोमाइड, अगर आयोडीन रहेगा तो ऑयल आयोडाइड। जैसे नंबर 1 HCOCl, ऐसा लिखा है सबसे बिगिनिंग स्टार्टिंग कंपाउंड है समूह का, तो HCOCl तो COX टाइप का समूह है, इसमें एसिड हैलाइड समूह है। तो एल्केनॉइल हैलाइड, हैलाइड में क्लोरीन है तो एल्केनॉइल क्लोराइड। अब एल्केनॉइल कौन सा एल्केन? एक कार्बन वाला, तो मतलब मेथेन, तो मेथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से CH3COCl, इसमें हम देखें तो 2 कार्बन का मतलब एथेन और आगे लग जाएगा ऑयल क्लोराइड, COX टाइप का समूह है COCl, तो COCl वाले में ऑयल क्लोराइड लगेगा। तो 2 कार्बन मतलब एथेन, तो एथेन में लास्ट ई हटाइए तो एथेनॉइल क्लोराइड। इसी तरह CH3CH2COBr 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन और आगे लग जाएगा ऑयल ब्रोमाइड, तो प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। चलिए और आगे चलते हैं इसमें हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं किसी यौगिक का सूत्र, मान लीजिए ऐसा लिखा है, उसमें एमाइड समूह है, CONH2 समूह है, तो इन समूह वाले यौगिकों को सामान्य भाषा में बोलते हैं एसिड एमाइड। अब इसी नाम है इनका एल्केनामाइड, मतलब जितने भी कार्बन होंगे उससे संबंधित एल्केन और बाद में लग जाएगा सफिक्स जो प्रत्यय लगेगा एमाइड। मेन सूत्र ही पकड़िए, जितने कार्बन उससे संबंधित एल्केन और बाद में लग जाएगा एमाइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो HCONH2 एमाइड समूह है, कार्बन कितना है? एक का मतलब मेथेन और आगे लगा दीजिए एमाइड, तो मेथेन में ऐसे लास्ट का ई हटा करके एमाइड जोड़ दीजिए तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनामाइड। इसी तरह से यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथेन और लास्ट का ई हटा करके एमाइड यहां भी जोड़ दीजिए, नाम हो जाएगा एथेनामाइड। इसी तरह से इसका, लेकिन अब यहां देखिए एक साइड चेन आ गई तो इसका कुछ स्पेशल खास नाम होगा। इसमें रूल नंबर 1, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी चेन चुनिए, 1 2 3 4 5 अभिक्रियात्मक समूह लेते हुए, और नंबरिंग हमेशा अभिक्रियात्मक समूह की ओर से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 ये फंक्शनल ग्रुप है, उधर से ही नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो अब यहां पर इसके कार्बन को 1 पोजीशन, अब उसके बाद चौथी पोजीशन पर मेथिल है। अगर सपोज करिए मेथिल ना होता तो ये 5 कार्बन का मतलब पेंटेन प्लस एमाइड यानी पेंटेनामाइड हो जाता, लेकिन 4th पोजीशन पर ये मेथिल समूह जुड़ा है, तो 4 मेथिल और बाकी पेंटेनामाइड, 4 मेथिल पेंटेनामाइड इसका नाम हो गया। सिंपल, अब क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसी क्रम में हम लोग एल्डिहाइड समूह वाले यौगिकों का नामकरण देख लेते हैं। CHO समूह को एल्डिहाइड समूह कहते हैं एक्चुअली। तो इस तरह के समूह वाले यौगिकों को सामान्य भाषा में, आईपीएसी भाषा में कहेंगे हम एल्केनल। जितने कार्बन होंगे इससे संबंधित लेते हुए एल्केन और बाद में लगा देंगे सफिक्स अल। आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण SCHO ऐसा लिखा है कहीं पर, या इसको हम लोग HC डबल बॉन्ड H ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें CHO समूह है, इसका मतलब एल्डिहाइड समूह है, इसका मतलब इसके बाद में अल लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? तो 1 कार्बन का मतलब मेथेन और बाद में लग जाएगा अल, तो हो जाएगा नाम इसका मेथेनल। ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसका जली विलयन बायोलॉजी की लेबोरेटरी में तमाम स्पेसिमेन, जो जली घोल होता है ना, उसका प्रिजर्व रखे जाते हैं तमाम तरह के स्पेसिमेंस, तो इसी का जली विलयन होता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसके घोल में कोई भी जीव या जीव का अवशेष रख दें वो सड़ता गलता नहीं है। उसके अलावा फिनॉल के साथ ये जो फिनाइल जिससे पोछा लगाया जाता है उसके साथ इसकी क्रिया करा करके बेकेलाइट नामक प्लास्टिक बनाया जाता है, जिसको हम लोग
बहुलक वाले चैप्टर में, पॉलीमर वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। CH3CHO, इसको अगर देखें इसका नाम क्या होना चाहिए? तो CHO समूह का मतलब एल्डिहाइड समूह, तो एल्केनल सामान्य रूप में रहना चाहिए। कितने कार्बन? 2 कार्बन का मतलब एथेन, और आगे लग जाएगा अल, नाम हो जाएगा एथेनल। इसी तरह से इसका नाम 1 2 3 4 5 कार्बन है, लंबी चेन, 2 साइड चेन है इसमें, मेथिल और एथिल। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? अब लिखते हुए भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे। एथिल को पहले लिखें, क्योंकि मैंने बताया था साइड चेन को प्रफिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एथिल को पहले और मेथिल को बाद में अल्फाबेटिकली वरीयता देते हुए। ई अक्षर पहले आता है ABCD में, मेथिल का M ABCD में बाद में आता है, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे एथिल, यानी एथिल कहां पर है? नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5। अगर ये दोनों ना होते तब तो ये 5 कार्बन का मतलब पेंटेन और CHO का मतलब अल, पेंटेनल रहता। लेकिन अब 2 साइड चेन है, साइड चेन तीसरी पोजीशन पर 3 पर है एथिल और 2 पर है मेथिल, और बाकी हो जाएगा पेंटेनल। ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उनको जान लेते हैं शॉर्टकट में। चलिए अब CO समूह वाले यौगिकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। RCOR मतलब CO समूह 2 एल्किल समूहों के बीच उपस्थित रहेगा, दोनों ओर कार्बन से घिरा रहेगा ये। तो ऐसे समूह को बोलते हैं कीटोन, और IPSC भाषा में इनका जो नाम रहेगा वो बोलेंगे हम लोग एल्केनॉन। जितने कार्बन रहेंगे कुल उससे संबंधित एल्केन, और बाद का एल्केन का बाद का ई हटा करके लगा देंगे ऑन सफिक्स, ऑन, तो नाम हो जाएगा एल्केनॉन। फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे CH3COCH3 ऐसा लिखा है, तो यहां पर CO समूह के अगल बगल 2 कार्बन वाले ग्रुप हैं, तो ये कीटोन समूह वाला यौगिक है। तो इसका नाम सामान्य रूप में एल्केनॉन। 3 कार्बन का मतलब कौन सा एल्केन? प्रोपेन, प्रोपेन, और बाद में लगा देंगे ऑन, तो प्रोपेनॉन, प्रोपेन और बाद में लगा देंगे ऑन, यानी हो जाएगा नाम इसका प्रोपेनॉन। सामान्य भाषा में इसको एसीटोन बोलते हैं। ये बहुत अच्छा विलायक है, सॉल्वेंट का काम करता है। नेल पॉलिश वगैरह में जो थिनर होता है वास्तव में यही होता है। 56 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है इसका। बहुत कम टेम्परेचर पर ये बॉयल होकर के वेपराइज हो जाता है। खैर इसी क्रम में और आगे बढ़े, CH3 CH2 CH2 COCH3। अब इसका नाम अगर हम देखें तो इसमें इधर चलने पर कीटोन समूह 1 2 3 चौथे पोजीशन पर आएगा, इधर चलने पर दूसरी पोजीशन पर आएगा। तो IPC रूल के अकॉर्डिंग सबसे लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद नंबरिंग उधर से जिधर से अभिक्रियात्मक समूह पास पड़े। तो कर दीजिए 2 3 4 5, दूसरी पर ऑन है तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन का मतलब पेंटेन, कीटोन समूह का मतलब ऑन, तो पेंटेनॉन। ऑन कहां पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 पेंटेनॉन, या पेंटेनॉन 2 भी लिख सकते हैं, या पेंटेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं। ये इसका नाम। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ करके कुछ 1 2 यौगिक और जान लेते हैं। अब हम लोग अल्कोहल के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें। OH कंटेनिंग ग्रुप, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा उन्हें प्रायः अल्कोहल कहते हैं। IPC भाषा में इनका नाम एल्केनॉल। जितने कार्बन होंगे उससे संबंधित एल्केन, और बाद में ऑल सफिक्स लगाएंगे इसमें, एल्केनॉल, ऑल सफिक्स, ऑल प्रत्यय जुड़ेगा बाद में। जैसे CH3OH कहीं पर लिखा है, कार्बन देखिए कितना है, 1 कार्बन का मतलब मेथेन, और आगे लग जाएगा इसमें ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा? मेथेनॉल। मतलब सामान्य भाषा में जिसको हम लोग मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, वास्तव में ये थोड़ा सा पॉइजनस, जहरीला होता है। अगर गलती से कोई इसका सेवन कर ले तो आंखों की रोशनी जा सकती है, पैरालिसिस मार सकता है, और हार्ट अटैक होने के कारण मृत्यु हो सकती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। C2H5OH, इसको अगर देखें, इसको CH3 CH2OH भी लिख सकते हैं। यहां पर देखें अगर, तो ये भी अल्कोहल खानदान का सदस्य है।
मतलब एल्केनॉल कितने कार्बन, एक दो कार्बन का मतलब एथेन, बाद में लग जाएगा ऑल तो नाम हो जाएगा इसका एथेनॉल। इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, स्प्रिट भी कहा जाता है इसको। डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाने के पहले आप देखते हैं कॉटन से स्किन पर लगाते हैं कुछ लिक्विड, वो यही होता है। अब इसके बाद इस क्रम में हम और आगे थोड़ा बढ़े तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, इसमें 3 OH समूह हैं, नो डाउट 3 4 5 कितने भी OH हो सकते हैं। तो ऐसे में शाम मैंने अभी बताया था जब कोई समूह 2 बार होता है तो डाई, 3 बार होता है तो ट्राई। OH के लिए लगाते हैं हम लोग ऑल, 3 बार OH का मतलब ट्राई ऑल, और 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 2 3, 1 पर ऑल है, 2 पर ऑल है, 3 पर ऑल है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। साधारण नाम तो इसका ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल कहते हैं इसको। मेडिकल स्टोर पर बिकता है, मुंह में छाले वाले पड़ने पर जो दवा लगाई जाती है वो यही है वास्तव में। तो अब मैं समझता हूं आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं साइनाइड समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण के बारे में। तो जिन कार्बनिक यौगिक में सूत्र उनका RCN प्रकार का होता है, अर्थात जिनमें साइनाइड समूह होता है, उन्हें एल्किल साइनाइड कहते हैं। आईपीएसी इनका जनरल नाम एल्केन नाइट्राइल, मतलब इनमें सफिक्स जो लगता है वो नाइट्राइल NITRILE। और यहां एक विशेष बात ध्यान देने की है कि अभी तक इसके पहले जितने भी हम लोगों ने ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा, उनमें जनरली ये पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन रहता है उसके लास्ट का, उस एल्केन के बाद का ई हट करके तब सफिक्स जुड़ता था, लेकिन इसमें एल्केन का ई रहेगा, उसके साथ नाइट्राइल सफिक्स जुड़ेगा। यह विशेष बात ध्यान देने योग्य है यहां पर। चलिए देखते हैं, जैसे CH3CN, अब इसका नाम हमें बताना है तो CN मतलब नाइट्राइल समूह है। कार्बन कुल गिनिए, देखिए कितने हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन में, 1 2 एथ, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला है तो एथेन, और लास्ट में लग जाएगा नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। इसी तरह से CH3CH2CN, इसको अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, और लास्ट में लग जाएगा नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े तो ये जरा देखें तो ये कुछ अजीब टाइप का कार्बनिक यौगिक दिख रहा है। हालांकि इसमें भी साइनाइड समूह है, लेकिन 3 साइनाइड समूह है। तो ऐसी कंडीशन में अब इसका नामकरण करने के लिए कुछ खास नियम हमें समझना पड़ेगा। दरअसल साइनाइड समूह को अगर हम प्रफिक्स के रूप में उच्चारित करते हैं तो साइनो लगाते हैं। तो एक विधि तो इसके नामकरण की यह है कि हम ये पहला और ये अंतिम साइनाइड समूह, ये तो मुख्य चयन हो गई जनक श्रृंखला, तो चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से, लेकिन ये साइड चेन आ रही है। तो इस कंडीशन में नंबरिंग करें अगर हम तो 1 2 तीसरे पर साइड चेन, 1 2 तीसरे पर साइड चेन, चाहे जिधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर ये ना होता तो ये 5 कार्बन का मतलब पेंटेन, और 2 साइनाइड में जैसा कि हमने बताया इसके पहले कि कोई समूह 2 बार रहेगा तो उसके लिए डाई लगेगा, तो साइनाइड समूह 2 बार है, यानी नाइट्राइल जो है वो 2 बार है, तो डाई नाइट्राइल। 5 कार्बन का मतलब पेंटेन, 1 और 5 पर नाइट्राइल डाई नाइट्राइल, तो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल, और 3 पर है साइनो, 3 पर है साइनो, उपसर्ग बोल देंगे इसको, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। अब एक विधि और भी है ऐसे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए जिनमें 2 या अधिक साइनाइड समूह विद्यमान हो, तो उनके लिए हम लोग करते क्या है कि तीनों साइनाइड समूह को कार्बोनाइट्राइल, या आईपीएसी ने नियम सुझाया है
कि तीनों साइनाइड समूह को कार्बोनाइट्राइल बोला जाएगा और प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसको, कार्बोनाइट्राइल। बाकी साइनाइड समूह को छोड़ दीजिए तीनों को, तो कितने कार्बन बचे? 1 2 3, तो 3 का मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेन और कार्बोनाइट्राइल 1, कार्बोनाइट्राइल 2, कार्बोनाइट्राइल 3 कार्बोनाइट्राइल समूह हैं। कहां कहां पर हैं? तो 1 2 3। अब इनका नंबरिंग हम उसके हिसाब से कर देंगे, तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये दूसरी विधि के अनुसार इसका नाम हो गया। दोनों सही हैं, आप किसी भी विधि से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में एक हम यौगिक लिख रहे हैं यहां पर, KCN, पोटेशियम साइनाइड। इसके बारे में आपने सुना होगा, सबसे तगड़ा जहर, बहुत खतरनाक होता है, इसका स्वाद आज तक पता नहीं चल सका है। अब यह यौगिक आप बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। मैं इसका उत्तर अपने अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। चलिए अब इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम RnH2 समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बात कर लेते हैं। RnH2 मतलब जिसमें अमीनो समूह रहेगा, इसको एमीन समूह कह देते हैं। दरअसल ऐसे कार्बनिक यौगिकों का साधारण नाम तो एल्किल एमीन, और आईपीएससी का जो सामान्य नाम होगा एल्केनामीन होता है। एल्केनामीन मतलब जितने कार्बन होंगे उससे संबंधित एल्केन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, और बाद में ई हट करके वहां पर प्रत्यय जुड़ जाएगा एमीन। फॉर एग्जांपल जैसे CH3NH2 है, तो इसमें हम देखें कार्बन कितना है? 1, तो 1 कार्बन का मतलब है मेथेन, और आगे लग जाएगा एमीन, तो मेथेनामीन। इसी तरह से इस यौगिक को अगर हम देखें, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथेन, और एमीन समूह है तो नाम हो जाएगा एथेनामीन। और आगे बढ़े, इसको अगर एग्जांपल को हम देखें, CH3 CH2 CH CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH NH2 CH2 CH3। यहां पर थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है आपको, नो डाउट, बिल्कुल इसी तरह ये रूल नंबर 1 आईपीएससी का सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी चेन का पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्शन करिए, तो लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब इसमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अभिक्रियात्मक समूह है तो वो पास पड़े, साइड चेन को बाद में वरीयता देते हैं। इधर से करने पर देखिए 1 2 तीसरे पर अमीन समूह, और इधर से तीसरे पर मेथिल समूह, तो इन दोनों में वरीयता हम किसको देंगे? एमीन को, तो यानी नंबरिंग इधर से करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? नंबरिंग करें पहले 1 2 3 4 5 6। अगर ये दोनों समूह ना होते तब तो सीधे सीधे ये हेक्सेन था, सिंगल बॉन्ड वाला, यानी पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन हो गया। अब अगर सपोज करिए ये मेथिल समूह ना होता, तब एमीन की वजह से तो हेक्सेन और आगे लग जाता एमीन, तो हेक्सेनामीन हो जाता। लेकिन एमीन कहां, किस पोजीशन पर? तीसरी पोजीशन पर है, तो हेक्सेन 3 एमीन या 3 हेक्सेनामीन ये नाम हो जाएगा। लेकिन इसका ये भी तो है एक साइड चेन, इसका नाम है मेथिल, तो 4 पर मेथिल, 4 मेथिल डैश 3 हेक्सेनामीन, ये इस यौगिक का नाम हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल सब क्लियर हो गया होगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए अब हम हैलोजन समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण के बारे में जान लेते हैं। RX, X का मतलब हैलोजन समूह, जहां X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन तत्व हो सकता है। इस तरह के सूत्र वाले यौगिकों को सामान्य भाषा में हेलो एल्केन कहते हैं। आईपीएससी का जो सामान्य नाम रहेगा इनका, तो बोलेंगे हेलो एल्केन, मतलब इसमें उपसर्ग प्रीफिक्स लगेगा हेलो, अर्थात अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, और आयोडीन रहेगा तो आइडो। बाकी उसके बाद एल्केन, जितने भी कार्बन रहेंगे उससे संबंधित पेरेंट हाइड्रोकार्बन। चलिए आते हैं हम लोग, जैसे लिखा CH3Cl, तो अब यहां पर क्लोरो
क्लोरीन का मतलब क्लोरो है, बाकी एक कार्बन, तो क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा सिंपली। इसी तरह से C2H5Br, 2 कार्बन का मतलब एथेन और Br का मतलब ब्रोमो, तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा इसका नाम। CHCl3, यहां पर क्लोरीन 3 है, कोई समूह 2 या अधिक बार तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं। क्लोरीन 3 बार है, क्लोरो 3 बार तो ट्राई क्लोरो, बाकी कार्बन 1 तो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन इसका नाम हो जाएगा CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, साधारण नाम है इसका क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघने से लोग बेहोश हो जाते हैं। पहले डॉक्टर लोग इसका हॉस्पिटल में पेशेंट को बेहोश करके उसका ऑपरेशन करने में इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्योंकि हार्ट की मांसपेशियों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इस कारण से आजकल इसका प्रयोग एनेस्थेसिया के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी और डिटेल जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। चलिए अब इसी क्रम में और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम ईथर समूह के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। ROR, जब ऑक्सीजन एटम की दोनों वैलेंसी दोनों तरफ एल्किल समूह से जुड़ी हों तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग जनरली ईथर कहते हैं। इनका सामान्य आईपीएसी नाम रहेगा एल्कोक्सी एल्केन, मतलब इनमें सफिक्स लगेगा ऑक्सी। ऑक्सी किस में लगेगा? तो किसी एक साइड वाले के साथ ऑक्सी लगेगा। अभी तक तो हम बाद का ई हटा करके सफिक्स जोड़ते थे, लेकिन इसमें ANE हटा करके ऑक्सी सफिक्स जोड़ेंगे। जैसे सपोज करिए CH3O CH3 लिखा है दोनों तरफ, तो इसमें किसी एक तरफ बोल देंगे मेथेन, मेथेन, तो मेथेन में लास्ट का ANE हटा करके तो मेथॉक्सी, बाकी दूसरा मेथेन सिंपली बोल देंगे। इस तरह से इसको दोनों तरफ एथेन एथेन है तो एक तरफ तो एथेन रहेगा, लेकिन एक तरफ के एथेन ANE की जगह ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। अब यहां पर CH3O C2H5, जहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, अब इसको हम एथॉक्सी मेथेन बोले या मेथॉक्सी, इसके साथ ऑक्सी जोड़े मेथॉक्सी एथेन बोले, क्या बोले? तो इसके लिए आईपीएसी का रूलिंग है कि हमेशा कम कार्बन वाले समूह के साथ ऑक्सी सफिक्स जोड़ते हैं, तो इसका सही नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, न कि एथॉक्सी मेथेन। अगर ये बोलेंगे तो गलत है, सही नाम इसका हो जाएगा मेथॉक्सी, कम वाले कार्बन के साथ हम ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथॉक्सी एथेन। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण करने के अगले क्रम में प्रवेश करते हैं कि यदि किसी यौगिक का नाम लिखा है तो हम लोग उसका सूत्र कैसे लिख पाएंगे। तो इसके लिए जरूर है रूल नंबर 1, कार्बनिक यौगिक के नाम में एक मुख्य हाइड्रोकार्बन वाला भाग हमें जरूर मिलेगा, उससे हम कार्बन पकड़ेंगे कि उसके मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। तो अब जैसे इस यौगिक का नाम दिया है, इसमें 5 ब्रोमो हेप्ट 2 इन, 5 ब्रोमो, ब्रोमो मतलब ये साइड चेन, हेप्ट, हेप्ट से देखिए पकड़ में आ रहा मुख्य जो पेरेंट चेन है, तो हेप्ट मतलब 7 कार्बन। तो जो मुख्य पेरेंट चेन है, जनक श्रृंखला है, उसमें जितने भी कार्बन, उस कार्बन को एकल बंध लगाते हुए हम लोग लिख देंगे। तो 7 कार्बन को एकल बंध लगाते हुए लिखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है। दूसरा काम, पहला तो मुख्य जो हाइड्रोकार्बन है उसमें मेन जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें हम लोग कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुन ली है हमने, उसमें हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग किधर से भी करेंगे, तो सुविधा के लिए हम अगर राइट टू लेफ्ट चले तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो इधर से कर लेते हैं 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें जिस पोजीशन पर जो जो प्रतिस्थापी या समूह दर्शाए गए हैं उनको लिख दीजिए आप। 5 पर ब्रोमो, 5 पर ब्रोमो मतलब Br, हेप्ट 7 कार्बन हो ही गए हैं। 2 पर इन, दूसरे पर इन मतलब डबल बॉन्ड,
बस ये नाम जो दिया था उसके अकॉर्डिंग सूत्र तैयार हो गया। लेकिन अभी कार्बन की शेष वैलेंसी तो संतुष्ट नहीं हुई, तो कार्बन की जितनी वैलेंसी जहां बची है उससे उतने उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप बेधड़ाक। जैसे इस कार्बन का एक वैलेंसी जुड़ी है, शेष 3 वैलेंसी बची हैं, तो 1 2 और ये 3। इस कार्बन के 1 2 3 जुड़ी हुई है, एक बची है। इस कार्बन का 1 2 3 जुड़ी हुई है, एक बची है। इस कार्बन का 2 जुड़ी है, 2 बची है। इस कार्बन का 1 2 3 जुड़ी है, एक बची है। इस कार्बन का भी एक इधर और एक इधर, इसका एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा। ये 5 ब्रोमो हेप्टेटुइन यौगिक का सूत्र हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे सपोज करिए कि यौगिक लिखा है पेंट 1इन 4 आइन, पेंट 1इन 4 आइन। अब इस यौगिक के नाम से हमें पकड़ में आ रहा है मुख्य जो पेरेंट चेन है कार्बन की, उसमें जो हाइड्रोकार्बन है मेन, उसमें 5 कार्बन है। इसमें पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को कलबंध लगाते हुए लिख दीजिए पहले 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हमने लिख दिए। नंबरिंग चाहे जिधर से कर सकते हैं, हमने कहा सुविधा रहती है तो इधर से कर लें, 2 3 4 5। चलिए 1 पर इन और 4 पर आइन, 4 है ये, 4 पर आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बस बाकी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, सूत्र तैयार। 2 वैलेंसी बची हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इसमें 1 2 3 जुड़ी हुई है, एक बचा है। इसमें 2 जुड़ी हुई हैं, 2 बचे हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसमें 1 2 3 कंप्लीट है, इधर भी 1 2 3 एक बची है, एक हाइड्रोजन। ये पेंट 1इन 4 आइन जो यौगिक है उसका सूत्र हो गया। बहुत आसान होता है, अगर आपने पहले ध्यान से समझा हुआ तो बहुत आसान लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो 3 मेथिल ब्यूटेन 1,2 डाइऑल। अब इस यौगिक का सूत्र लिखना, तो इसमें जो मुख्य हाइड्रोकार्बन जनक श्रृंखला है उसमें देखिए ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन को लिख दीजिए पहले कलबंध लगाते हुए। नाम के किसी न किसी भाग से जो मुख्य हाइड्रोकार्बन है, जनक श्रृंखला है, उसमें कार्बन संख्या आपको मिल जाएगी, निश्चित मिलेगी। तो उतने कार्बन सिंगल बॉन्ड लगाते हुए लिख देंगे। पहला काम 4 कार्बन थे, 4 कार्बन हमने लिख दिए। नंबरिंग 1 2 3 4, दूसरा काम नंबरिंग का कर लिया हमने। अब तीसरा काम, जो समूह जहां जहां हो वहां वहां दर्शा दीजिए, बाकी शेष बची वैलेंसीज को हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए, सूत्र तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है, देखते हैं। तो 3 पर मेथिल माने CH3 ब्यूटेन 1 2 डाइऑल, 1 पर ऑल है, 2 पर डाइऑल मतलब 2 ऑल मतलब OH समूह को ऑल बोलते हैं, अल्कोहल। तो 1 पर ऑल है और 2 पर ऑल है। और कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है, नहीं, तो अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, शेष वैलेंसी को हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। 1 2 वैलेंसी पूरी है, एक इधर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, एक इधर। इसमें इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3 जुड़ी है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये 3 मेथिल ब्यूटेन 1 2 डाइऑल उस यौगिक का सूत्र हो गया। तो अब मैं समझता हूं आप सब लोगों को बखूबी IPSC क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक शर्त है इस चैप्टर में कि दरअसल और चैप्टर तो ऐसे होते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो जनरली वो याद हो जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर के साथ क्योंकि इसमें तमाम तरह के नियम हैं और नियम कई बार भूल जाने में आते हैं अगर उनका पुनरावृत्ति न की जाए, तो इसलिए मेरा सुझाव आप लोगों से कि इसको हफ्ता 10 दिन पर रिवाइज जरूर करते रहिएगा, देखते रहिएगा। कंप्लीट चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 यौगिक, 1 2 यौगिक को देखिए, उसका नाम अपने आप से पूछिए, पहले तो जवाब आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप पेज पलट करके रूल को देख लें और अपने आप को क्लियर कर लें। बस इतना ध्यान रखेंगे, 4 से 10 बार इस तरह कर लेंगे, अपने आप इस चैप्टर पर आपकी पूरी पकड़ बन जाएगी और IPSC आपकी मुट्ठी में होगा। मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका आप नाम लिखा होगा, अपने आप फार्मूला बता देंगे, और फार्मूला लिखा होगा तो अपने आप नाम बता देंगे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।